हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में। आज हम लोग जीव विज्ञान के 5वें अध्याय वंशागति और विविधता के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के विषय में पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स क्या है और साथ ही साथ ग्रेगर जॉन मेंडल के जीवन परिचय के विषय में भी समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। वे लक्षण जो माता पिता से उनके संतानों में आते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ये लक्षण निरंतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ते रहते हैं। उदाहरण के लिए आँखों का रंग है काला, भूरा या नीला, और जो बाल हैं स्ट्रेट और या कर्ली है। तो इस तरह से जो ये लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते रहते हैं। इन्हीं लक्षण को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। अब हम बात करेंगे वंशागत या आनुवंशिकता, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के विषय में। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंशागत या आनुवंशिकता कहलाता है। कोई भी आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं, यह प्रक्रिया वंशागत या आनुवंशिकता कहलाती है। विभिन्नताएं या विविधताएं या वेरिएशंस, एक ही प्रकार के जनकों से उत्पन्न उनके संतानों में कई मामलों में समानताएं होने के बावजूद कुछ न कुछ विभिन्नताएं अवश्य होती हैं। तो एक प्रकार के जनकों से उत्पन्न जो संतानें होती हैं उनमें रंग रूप, शरीर के गठन, आवाज़, मानसिक क्षमता आदि में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो इस तरह से एक प्रजाति के विभिन्न सदस्यों में पाई जाने वाली इन्हीं अंतरों को ही विभिन्नता या वेरिएशन कहा जाता है। जैसे कि एक ही माता पिता से जो उत्पन्न संतान है उसमें किसी संतान की आंखें भूरी हो सकती हैं और किसी संतान की आंखें काली हो सकती हैं। तो इस तरह से एक ही माता पिता से उत्पन्न जो संतान है उनमें भी काफ़ी सारे अंतर पाए जाते हैं। तो यही विभिन्नताएं कहलाती हैं। अब बात करेंगे आनुवंशिक या जेनेटिक्स के। जीव विज्ञान की यह वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की आनुवंशिकी या जेनेटिक्स शाखा के अंतर्गत हम माता पिता के लक्षण किस तरह से उनके संतान में पहुंचते हैं और साथ ही साथ एक ही माता पिता से उत्पन्न उनके संतानों में किस तरह से अंतर देखने को मिलता है या किस तरह से उनमें विभिन्नताएं होती हैं। तो ये जो हम लोग अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान की उस शाखा को हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकी के ऊपर ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा बहुत सारे प्रयोग किए गए, उनके द्वारा बहुत सारे नियम बनाए गए। तो इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल का बहुत बड़ा योगदान रहा है आनुवंशिकी के क्षेत्र में। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल के जीवन परिचय के विषय में पढ़ेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म एक साधारण से किसान परिवार में 22 जुलाई 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के सिलिसिया गांव में हुआ था, जो कि अब चेक गणराज्य का ही एक भाग है। इन्होंने अपने जीवन काल में चर्च के पादरी एवं वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया। इन्होंने अपने जीवन काल में उद्यान मटर या पायसम सेटाइवम के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्य किए वह लगभग 7 वर्षों तक 1856 से 1863 ईस्वी के बीच किए। एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा उद्यान मटर के ऊपर प्रयोग कब और कितने समय तक किए गए। तो उद्यान मटर के ऊपर 1856 से 1863 ईस्वी तक लगभग 7 वर्षों तक प्रयोग किए गए, जिसका प्रकाशन 1866 ईस्वी में इन्होंने एक शोध पत्र में एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक के द्वारा प्रकाशित किया, जो कि लगभग 34 वर्षों तक अपेक्षित ही रहा। चूँकि इनका जो शोध कार्य था एक छोटे से शोध पत्र में प्रकाशित हुआ था, जो कि लोगों तक इनकी जो क्रांतिकारी जो शोध था वह नहीं पहुंच पाया सभी लोगों तक, जिससे कि सन 1900 ईस्वी तक इनका जो कार्य था वह अपेक्षित रहा। लेकिन सन 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिकों ह्यूगो डी व्रीज, कोरेंस और शेरमार्क इनके द्वारा स्वतंत्र रूप से पादप संकरों के ऊपर कार्य किए गए और ये तीनों वैज्ञानिक स्वतंत्र रूप से उन्हीं निष्कर्षों पर पहुँचे जिन निष्कर्षों पर 34 वर्ष पहले ग्रेगर जॉन मेंडल थे। तो इस तरह से ग्रेगर जॉन मेंडल के कार्यों को पुनः खोजने का श्रेय इन तीनों वैज्ञानिकों को जाता है। इसीलिए इसे रिडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ या मेंडल के नियमों की पुनर्खोज कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोगों हेतु मटर का पौधा क्यों चुना। एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के हेतु मटर के पौधे का चुनाव किया
और मटर के पौधे को चुनने के पीछे मेंडल बहुत सारे ऐसे कारण थे, जिनमें से प्रमुख है नंबर पहला, मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, जिससे कम समय में इसके अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव होता है। जो मटर का पौधा होता है उसका जो जीवन काल होता है केवल 1 वर्ष होता है, इसीलिए कम समय जीवन काल होने के कारण मटर के पौधे की कई पीढ़ियों का अध्ययन कम समय में किया जा सकता है। तो यही कारण था मेंडल के द्वारा मटर का पौधा अपने प्रयोग हेतु चुना गया। दूसरा है, मटर के पौधे में अनेक जोड़ी विपर्यासी लक्षण या तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। मटर के पौधे में मेंडल ने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों के विषय में अध्ययन किया। तो इतने सारे ऑप्शन थे, इसीलिए मेंडल के द्वारा मटर के पौधे को चुना गया, क्योंकि इनमें जो विपर्यासी लक्षण थे, जैसे कि तने की ऊंचाई, लंबा या बौना हो सकता है, इसी तरह से पुष्प की स्थिति, अक्षी मीन्स एक्सेल स्थिति हो सकती है या टर्मिनल हो सकती है। इसी तरह से फली का रंग हरा या पीला, फली का आकार फूला हुआ या सिकुड़ा हुआ, पुष्प का रंग, मटर के पुष्प का रंग बैंगनी या सफ़ेद हो सकता है। इसी तरह से मटर के बीज का रंग पीला या हरा और बीज का आकार गोल या झुर्रीदार हो सकता है। तो इस तरह से मेंडल ने देखा कि मटर के पौधे में चाहे पुष्प हो या मटर का पौधे की लंबाई हो या मटर के पौधे के बीज की बात हो, तो कई सारे विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। तो इसीलिए मेंडल को काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखे और मेंडल ने मटर के पौधे को अपने प्रयोग हेतु चुना। जो तीसरा है, मटर के पुष्प द्विलिंगी होते हैं, अतः स्वपरागण द्वारा अनेक पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। जो मटर का पुष्प होता है वह द्विलिंगी होता है, उसमें नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं और इसीलिए अगर स्वपरागण कराया जाए तो शुद्ध नस्ल के मटर के नए पौधे पैदा हो सकते हैं, तो जो कि प्रयोग के लिए आवश्यक भी थे। इसीलिए मेंडल के द्वारा मटर के पौधे को चुना गया। चौथा है, विपुंसन की प्रक्रिया द्वारा मटर के पौधों में परपरागण कराया जा सकता है। विपुंसन एक प्रक्रिया है जिसके विषय में हमने अध्याय 2 में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में जाकर उसे देख सकते हैं। तो विपुंसन प्रक्रिया के द्वारा मटर के पुष्प के नर भाग को हटाया जाता है और उसे मादा पुष्प की तरह बनाया जाता है, तो जिससे कि परपरागण कराने के लिए उसमें किसी दूसरे मटर के पुष्प के पराग कोश से परागकण डाले जा सकते हैं। तो इस तरह से परपरागण आसानी से कराया जा सकता है। मटर के पौधे एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं। तो एक पीढ़ी में मटर के पौधे में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, जिससे कि आसानी से अधिक उनका अध्ययन करना संभव हो सके। अब हम बात करेंगे कि मेंडल ने मटर के किन 7 लक्षणों के ऊपर प्रयोग किए। मेंडल ने 7 जोड़े विपरीत लक्षणों के ऊपर प्रयोग किए और वे लक्षण जो कि प्रथम पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, और वे लक्षण जो कि प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं हो पाते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो इन्होंने जो 7 लक्षण लिए उनमें नंबर पहला है तने की लंबाई, जिसमें लंबा अगर मटर का पौधा है उसका क्रॉस बौने मटर के पौधे से कराएंगे तो पहली पीढ़ी में केवल लंबे मटर के पौधे ही पैदा होंगे। तो इस तरह से ये लंबापन प्रभावी लक्षण हो गया और जो बौना है वह अप्रभावी लक्षण हो गया। दूसरा है पुष्प का रंग, बैंगनी रंग प्रभावी और सफ़ेद रंग अप्रभावी होता है। और तीसरा है पुष्प की स्थिति, अगर वह एक्साइल या अक्षीय पुष्प है वह प्रभावी और अग्रस्त या टर्मिनल पुष्प है तो वह अप्रभावी होता है। ये मटर का एक पौधा है जो ये कक्षस्थ भाग में या जो एक्साइल जो रीजन है वहाँ पर अगर पुष्प लगेगा उसे हम अक्षीय पुष्प कहेंगे, और सबसे ऊपर जो सिरे की तरफ जो पुष्प होंगे उसे हम अग्रस्त पुष्प कहेंगे। तो अक्षीय पुष्प प्रभावी होता है और अग्रस्त पुष्प अप्रभावी लक्षण होता है। इसी तरह से फली का आकार अगर फूला हुआ फली है तो उसे हम प्रभावी लक्षण, और सिकुड़ा हुआ अगर फली है तो वह अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। फली का रंग है हरा, अगर फली का रंग हरा है वह प्रभावी, और पीला अगर है तो वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है। बीज का आकार अगला लक्षण है छठा, गोल अगर बीज है इस तरह से गोल बीज है तो वह प्रभावी लक्षण है, और इस तरह से अगर वह सिकुड़ा हुआ या झुर्रीदार बीज है तो वह क्या कहलाएगा, अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। इसी तरह से बीज का रंग है, अगर पीला बीज का रंग है तो वह प्रभावी लक्षण हो गया, और इस तरह से हरा बीज का रंग है तो वह अप्रभावी लक्षण कहलाएगा।